नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, प्री रीट जो पात्रता परीक्षा है उसके लिए और साथ ही रीट मेंस के लिए और इसके अलावा ये जो वीडियो है सीटेट और अन्य कोई भी शिक्षक भर्ती हो, साथियों इन सभी के लिए 20 प्रश्न रोजाना की जो श्रृंखला चला रखी है, शिक्षण विधियों के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, नए प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों। और शिक्षण विधियों के साथ में बाल विकास या शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रश्न भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। साथियों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 में क्या पूछा जा रहा है, तो देखिएगा पहले प्रश्न को, इनमें से किस समस्या का सामना भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता है। विकल्प है आपके पारंपरिक पाठ्यक्रम व शिक्षण विधियां, प्रतिपुष्टि तंत्र की कमी, संस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति या भौतिक संसाधनों के विकास के लिए प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण। तो देखो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि जिस समस्या का सामना भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता है, मतलब आप भारत देश में शिक्षक है तो इनमें से वह समस्या बताइए जिसका सामना आपको नहीं करना पड़ता है। तो साथियों, पहला विकल्प अगर हम देखें तो पारंपरिक पाठ्यक्रम व शिक्षण विधियां, ये भी एक समस्या है भारतीय शिक्षा प्रणाली में। संस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति, ये भी एक समस्या आती है हमारे सामने। और प्रतिपुष्टि तंत्र की कमी, तीनों ही समस्याओं का सामना भारतीय शैक्षिक प्रणाली में करना पड़ता है। लेकिन चौथा जो विकल्प है कि भौतिक संसाधनों के विकास के लिए प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण, तो भाई ये इस समस्या का सामना जो है हमें नहीं करना पड़ता है। सकारात्मक दृष्टिकोण इसमें बता रखा है कि जो भौतिक संसाधन है इसके विकास के लिए प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, ये कोई समस्या नहीं है। तो चौथा विकल्प आपके पहले प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, बालक का जो विकास है ये प्रभावित होता है केवल आनुवंशिकता से, केवल वातावरण से, केवल संस्कृति से या आनुवंशिकता व वातावरण दोनों से। तो बालक के विकास की बात की जाए, बालक का विकास आप सभी को पता होगा कि आनुवंशिकता से भी प्रभावित होता है और वातावरण से भी प्रभावित होता है। तो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों कौन से विकल्प में दे रखा है, चौथे विकल्प में दे रखा है। तो आनुवंशिकता व वातावरण दोनों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है आपके, शिक्षण विधियों के द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए। यह किस उपागम का सिद्धांत है? व्यवहारवादी उपागम का, वस्तुनिष्ठवादी उपागम का, संज्ञानात्मक उपागम का या रचनावादी उपागम का? तो देखो ये जो 4 उपागम दिए गए हैं। अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शिक्षण विधियों के द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए। कौन सी संरचना में? संज्ञानात्मक संरचना में। तो बिल्कुल ये जो सिद्धांत जिस उपागम का है वो कौन से उपागम का है? संज्ञानात्मक उपागम का ही ये सिद्धांत है। तो तीसरा विकल्प आपके तीसरे प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों ये। शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र, विकल्प है मानसिक आयु बटे दैहिक आयु इंटू 100। दूसरा है मानसिक आयु बटे शैक्षिक आयु इंटू 100। तीसरा है दैहिक आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100। और चौथा है शैक्षिक आयु बटे दैहिक आयु इंटू 100। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र आपको पता है, लेकिन शैक्षिक लब्धि की अगर बात की जाए तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र तो क्या है? मानसिक आयु बटे दैहिक या वास्तविक आयु इंटू 100। ये तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है। और प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र। तो साथियों शैक्षिक लब्धि की बात की जाए तो फिर आपका आंसर होगा शैक्षिक आयु बटे दैहिक आयु या वास्तविक आयु इंटू 100। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 5 पूछ रहा है आपसे, मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में कारक सीखने में बाधा डालते हैं। कौन से कारक? परासंज्ञानात्मक कारक, क्रियात्मक कारक, सामाजिक कारक और संज्ञानात्मक कारक। तो देखो प्रश्न है मामूली से मध्यम विकलांगता, मतलब विकलांगता पूरी नहीं है, मामूली सी मध्यम विकलांगता है साथियों। तो ऐसे जो अधिकांश छात्र है ये इनमें कौन सा कारक सीखने में बाधा डालता है? संज्ञानात्मक कारक सीखने में इनमें बाधा डालता है। चौथा विकल्प प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। तो छठा प्रश्न है आपके, एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेज, तो इसी अधिगम से विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेज कर दिया। यह उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? धनात्मक, ऋणात्मक, द्विपार्श्विक और शून्य स्थानांतरण। देखो यहाँ पर अधिगम का स्थानांतरण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में। अब देखो सकारात्मक भी पढ़ा होगा, नकारात्मक भी पढ़ा होगा या ऋणात्मक भी पढ़ा होगा, धनात्मक, ऋणात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक, द्विपार्श्विक या शून्य। कौन सा विकल्प सही रहेगा? अध्यापक ने क्या किया? बच्चों को पढ़ाया क्या कि भाई हाउस का बहुवचन क्या होगा? हाउसेज। तो छात्रों ने क्या किया? माउस का बहुवचन कर दिया माउसेज। तो ये किस प्रकार का? धनात्मक स्थानांतरण का ये उदाहरण है। विकल्प एक आपके छठे प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 7, गणित शिक्षण में पीपीटी के प्रयोग का लाभ है। क्रमबद्ध तरीके से जानकारी की रूपरेखा प्रस्तुत करना, वास्तविकता और धारणा के बीच बड़ा अंतर बनाना, संचार के प्रभावी तरीके की सूचना देना और अपना खुद का डिजाइन बनाना या मौजूदा का उपयोग करना। तो ये जो प्रश्न है ये रीट मेंस, जो अभी रीट मेंस का एग्जाम हुआ था लेवल 2 साइंस मैथ्स में, बिल्कुल यहाँ ये प्रश्न आया था साथियों। और इस प्रश्न को डिलीट किया गया, मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर कोई सा भी नहीं माना गया। हालांकि अगर हम बात करें पीपीटी की, तो गणित शिक्षण में पीपीटी का जो प्रयोग किया जाता है इसका लाभ सबसे मुख्य क्या है? इनमें से क्रमबद्ध तरीके से जानकारी की रूपरेखा प्रस्तुत करना। सबसे बेस्ट आंसर ये होता है इसका, अगर इसका सही आंसर डिलीट ना करके इसका सही आंसर मानते तो ठीक है। हालांकि इस प्रश्न को डिलीट किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता और स्मृतिकरण। तो इनमें से जो आपको लगता है कि भाई ये सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, भाई सृजनात्मकता आप सभी को पता है, सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो काम आने वाली हो, बिल्कुल नए तरीके से की गई हो। उसमें धारा प्रवाहिता भी होता है, लचीलापन भी होता है सृजनात्मकता में, और मौलिकता नवीनता भी पाई जाती है। लेकिन स्मृतिकरण सृजनात्मकता का नहीं, बल्कि स्मृतिकरण का संबंध तो किससे है? बुद्धि से है। तो विकल्प नंबर आपके जो 4 है प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? गणितीय पत्रिका है। क्या है भाई गणितीय पत्रिका? गणित शिक्षकों के लिए एक प्रकाशन है, गणित के सवालों का एक संग्रह है, प्रमेय प्रमाणित करने के लिए संदर्भ है, या शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित करना है। तो आपको 9वें प्रश्न का आंसर देना है साथियों। बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये, एग्जाम यूँ मानिए एग्जाम में आए हुए प्रश्न के साथ एग्जाम में वापस रिपीट होने वाले प्रश्न है ये। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर देख लेते हैं। गणितीय पत्रिका की बात की जा रही है। भाई गणितीय पत्रिका जो है ये शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित करना ही गणितीय पत्रिका है। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो 10वां प्रश्न पूछ रहा है, सभी मानवों में गुणसूत्र होते हैं कितने? 22 होते हैं, 44 होते हैं, 23 होते हैं या 46 होते हैं। तो यहाँ गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई है। भाई अगर यूँ पूछता कि सभी मानवों में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो अगर जोड़े पूछता तो फिर आपका आंसर 23 राइट रहता। लेकिन यहाँ पूछा है गुणसूत्र संख्या, तो संख्या 23 जोड़ों में कितनी रहेगी? 46। तो सभी मानवों में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो 46 रहेगी। फोर्थ विकल्प 10वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11 है। अच्छा एक बात आपको बता दूं, अभी से आपको तैयारी मेरे हिसाब से करना ही चाहिए। जो वास्तव में सिलेक्शन चाहते हैं तो आने वाली जो वैकेंसी है साथियों, अभी से अगर आप तैयारी शुरू करते हो तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन जरूर होगा। एंड टाइम में सिलेक्शन करने पर थोड़ी सिलेक्शन होता है, ठीक है। एंड टाइम पर जो तैयारी करते हैं सिलेक्शन होने में दिक्कत उन्हीं का आती है। तो आपको रेगुलर लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। प्रश्न संख्या 11 है, इनमें से समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है? समय की बचत, शिक्षार्थी केंद्रित विधि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक, वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण। भाई देखो यहाँ पर लेवल 1 में और लेवल 2 में यूँ मान के चलिए आप, लेवल 1 में तो 30 से 35 प्रश्न जो है शिक्षण विधियाँ और साइकोलॉजी के आते हैं। लेवल 2 में कोई सा भी विषय हो 20 प्रश्न शिक्षण विधियाँ और साइकोलॉजी के आते हैं। इस वजह से ये टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट बन जाती है कि यहाँ से टोटल
30 में से 25 प्लस तो आपका टारगेट होना चाहिए कि इतने तो मुझे सही करना ही है। और यहाँ 18 के आसपास जो क्वेश्चन है ये आपका टारगेट होना चाहिए लेवल 2 वालों को कि 20 में से इतने प्रश्न तो यहाँ से मुझे सही करने हैं। अभी से टारगेट बना लीजिए साथियों। देखो, समस्या समाधान विधि के गुण की बात करें तो छात्र केंद्रित विधि है, वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास इससे होता है, लेकिन इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, बचत नहीं होती है समय की। विकल्प एक आपके जो है ये समस्या समाधान विधि के गुणों में नहीं आता है, तो पहला विकल्प आपके 11वें प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 12 को, थॉर्नडाइक के कौन से प्राथमिक नियम में सीखने की प्रयास एवं त्रुटि विधि की व्याख्या की गई है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या संतोष का नियम? तो देखो यहाँ पर प्राथमिक नियमों की संख्या कितनी है? 3 है, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। तो संतोष का नियम तो यहाँ पर गौड़ नियमों में आ जाता है। साथियों, प्राथमिक नियम जो है ये 3, इनमें सीखने का प्रयास एवं त्रुटि, प्रयास और त्रुटि ये किस में बताया गया है? अभ्यास के नियम में बताया गया है। ठीक है, विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या पूछ रहा है? निदानात्मक परीक्षण के पश्चात यह पाया गया कि मीनल को सीखने में कठिनाई होने का कारण उसमें रुचि का अभाव तथा प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता है। ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण के किस रूप को अपनाया जाना चाहिए? पहला विकल्प है कक्षा शिक्षण, दूसरा है व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण, तीसरा है अनौपचारिक शिक्षण और चौथा है स्व अनुदेशात्मक शिक्षण। तो देखो यार, मीनल को सीखने में कठिनाई होने का कारण निदानात्मक परीक्षण में पता चल गया। क्या पता चला? कि उसमें रुचि का अभाव है एक तो, और एक है प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता, प्रत्यक्ष अनुभव उसको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें उसका उपचारात्मक शिक्षण करना है, व्यक्तिगत रूप से करना पड़ेगा साथियों। ठीक है, उसकी जो रुचि है उसको रुचि जागृत कराना पड़ेगा, प्रत्यक्ष अनुभव उसको देने पड़ेंगे व्यक्तिगत शिक्षण के माध्यम से। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 13 का सही आंसर है। चलिए 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, क्रिया प्रस्तुत मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? अधिगम सामग्री की भूमिका, शिक्षक की भूमिका, वातावरण की भूमिका या पुनर्बलन की भूमिका? तो देखो, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्किनर के द्वारा क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया। और साथियों, स्किनर ने अपने इस क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के सिद्धांत में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज बताई है वो कौन सा? पुनर्बलन है। तो पुनर्बलन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रहेगी। विकल्प नंबर जो 4 है प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं। बिल्कुल, हम अपने दैनिक जीवन में सभी एक घटना को देख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन इनकी रिपोर्ट, ठीक है, उस घटना की रिपोर्ट विश्व दृष्टि में भिन्नता होने के कारण अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। तो ये किस प्रकार का रचनावाद है? सामाजिक रचनावाद, मौलिक रचनावाद, सांस्कृतिक रचनावाद या संज्ञानात्मक रचनावाद? तो बिल्कुल क्लियर है प्रश्न। यहाँ पर आपको पता है कि इस धरती पर बहुत सारे लोग रहते हैं, दैनिक जीवन में हम घटनाओं को देखते हैं, लेकिन सबका नजरिया अलग अलग होता है, क्योंकि ये एक सामाजिक रचनावाद का उदाहरण है। ठीक है, विश्व दृष्टि में भिन्नता, विश्व दृष्टि मतलब विश्व में देखो अलग अलग समाज पाए जाते हैं, उसमें भिन्नता होने के कारण बिल्कुल ये सामाजिक रचनावाद के अंतर्गत चला जाएगा। विकल्प 1 15वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट 16वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 16 है, मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया था? बिने ने, थॉर्नडाइक ने, केटल ने या स्टर्न ने? तो देखो, मानसिक आयु के संप्रत्यय की बात की जा रही है। मानसिक आयु की जो अवधारणा है इनमें से अल्फ्रेड बिने के द्वारा दी गई थी साथियों। किसके द्वारा? अल्फ्रेड बिने ने ही मानसिक आयु की अवधारणा दी थी। कब दी थी? सन 1908 में। विकल्प नंबर आपका 1 सही रहेगा प्रश्न संख्या 16 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 17वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 है, विद्यार्थियों की भाषा अभिव्यक्ति योग्यता एवं संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण, लघुत्तरात्मक परीक्षण और मौखिक परीक्षण? देखो, छात्रों की भाषा अभिव्यक्ति योग्यता और संगठनात्मक योग्यता, इसका आपको पता लगाना है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में तो भाषा का पता लगेगा नहीं,
लघुतरात्मक में भी नहीं, दूसरा और चौथा, इन दोनों विकल्पों में हमारे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन आपको अगर मैं बताऊं कोई चीज़, देखो भाषा अभिव्यक्ति की अगर हम बात करें तो भाषा अभिव्यक्ति आपने देखा होगा कि कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि भाई 500 शब्दों में उत्तर देना है, कोई आपसे प्रश्न पूछ लिया निबंधात्मक प्रश्न, तो आप मौखिक रूप से उसको 500 शब्दों में बोलने में आपकी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आपको उसको अगर लिख करके अभिव्यक्त करोगे तो बहुत ही शानदार तरीके से, जैसे अभी ग्रेजुएशन करते हैं, बीए वगैरह, एसटीसी आपने की है, बीएड की है, अब इसमें साथियों अपन प्रश्नों के उत्तर कितने शानदार तरीके से देते हैं, लिख करके। बोल करके हम उतने अच्छी तरह से नहीं दे सकते। तो ये भाषा अभिव्यक्ति जो है ये आपके निबंधात्मक परीक्षण में सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगी। विकल्प 2 आपके 17वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। साथियों अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। प्रश्न 18 पूछ रहा है, इनमें से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? प्रतिगमन, दमन, प्रक्षेपण और लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो देखो समायोजन के प्रत्यक्ष तरीके की बात की जा रही है। समायोजन के भी अलग अलग तरीके होते हैं, कौन कौन से? एक तो प्रत्यक्ष तरीका, एक अप्रत्यक्ष तरीका। अप्रत्यक्ष तरीका में दमन है, प्रतिगमन है, प्रक्षेपण है, शमन है, प्रतिस्थापन है, बहुत सारी चीजें आ जाती है। ये सारे समायोजन के अप्रत्यक्ष तरीके हैं साथियों। और यहाँ प्रत्यक्ष तरीका पूछ रहा है तो लक्ष्यों का जो प्रतिस्थापन है ये समायोजन के प्रत्यक्ष तरीकों में आता है। दूसरा विकल्प 18वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 19वां प्रश्न देखें। कक्षा में टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम दिखाने के बाद शिक्षक अधिगम उद्देश्यों पर जीवंत चर्चा करता है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रभावी उपयोग के लिए यहाँ निम्न में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जा रहा है? निर्माण का सिद्धांत, उपयुक्त प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत, अनुवर्त एवं मूल्यांकन का सिद्धांत या चयन का सिद्धांत। देखो क्या कर रहा है, कक्षा में टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम दिखाने के बाद, मतलब बच्चों को टेलीविजन पर शैक्षिक कार्यक्रम दिखाया शिक्षक ने, उसके बाद में अधिगम उद्देश्यों पर जीवन चर्चा की जा रही है शिक्षक के द्वारा छात्रों से। तो ये जो चीजें की जा रही है इसको चयन का सिद्धांत या निर्माण का सिद्धांत नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे अनुवर्त एवं मूल्यांकन का सिद्धांत। मतलब जो छात्र है उनका साथ साथ शिक्षक मूल्यांकन भी कर रहा है उस चीज में। विकल्प 3 आपके प्रश्न 19 का सही उत्तर है। अब आज का अंतिम और 20वां प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए अंतिम और 20वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है? बुद्धि का सामान्य एवं विशेष कारक का सिद्धांत इनमें से किसने प्रतिपादित किया? बर्ट व बर्नन ने, स्पीयरमैन ने, गार्डनर ने और स्टर्नबर्ग ने। तो साथियों बुद्धि का सामान्य और विशेष कारक का, ठीक है, सामान्य और विशेष कारक का जो सिद्धांत है ये इनमें से किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है, जिसको बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। तो विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर है साथियों। तो ये दूसरा टेस्ट कंप्लीट होता है। पहला टेस्ट जो है उसमें भी 20 प्रश्न हमने हल कराए थे। आज के इस टेस्ट में भी हमने 20 प्रश्नों को हल कराया है। साथ ही राजस्थान के जो नए जिले बने हैं इनमें कौन कौन सी चीज़ें स्थित है जीके के हिसाब से जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो उनकी भी क्लासेज यहाँ पर चलाई जा रही है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं साथियों जल्द ही अगले वीडियो में।